कल का टॉपिक क्या था? वर्क हो गया था। वर्क कल कंप्लीट हुआ था। वर्क की यूनिट क्या थी? एसआई यूनिट, सीजीएस। और सीजीएस में जब एमकेएस की बात आती है, ग्राम भार सेंटीमीटर में क्या था? कितनी वैल्यू थी? नहीं नहीं नहीं, वो तो जूल और अर्ग में रिलेशन था। 1 जूल में कितने अर्ग होंगे? 10⁻7। अगर इसी को पूछा जाए 1 अर्ग में कितने जूल होंगे? 10⁻⁻7 हो जाएगा। और 1 ग्राम भार सेंटीमीटर में कितना जूल एनर्जी थी? 981 जूल। चलिए बात करते हैं इसके बाद पावर की। पावर, शक्ति की बात करेंगे। अच्छा, हम लोग जो लिखते हैं यहाँ पे बोर्ड पे, उसमें इंग्लिश ज्यादा यूज होती क्या? किसी को दिक्कत तो नहीं होती है? एटीएस में जो स्कूल हैं आश्रम पद्धति वाले, वहां वीडियो चल रही है, तो बच्चे कुछ कहे होंगे कि शायद इंग्लिश ज्यादा पढ़ाई जा रही है उसमें, मतलब हम लोग के लेवल की चीजें नहीं है 11th की। भाई वो तो है, 11th के लेवल का नहीं है, जो बात साफ है। ये नीट के पर्पज से है। अगर हम एकेडमिक सेशन स्टार्ट करेंगे तो एकेडमिक लेवल का रहेगा, और एकेडमिक सिंपल सा है, हेडिंग डलवाना है, उसका डेरिवेशन करना है, कॉन्सेप्ट बताना है। यहाँ पे ओनली हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना है और उसके मेन मेन जो फैक्टर है उनको देखना है, और उसके स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल, इसीलिए ज्यादा बेसिक न्यूमेरिकल नहीं करते थोड़ा सा। बताइए, पावर आपने पढ़ा है, पावर क्या है? बोलो। वर्क डन बाय अ ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाएगा? एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाएगा? मान लीजिए कि आपके पास स्मॉल टी टाइम में किसी बॉडी द्वारा वर्क डन W है, देन पावर P इज इक्वल टू W अपॉन T हो जाएगा। होगा? बताइए यहां से यूनिट क्या होगी? जूल पर सेकेंड हो गया। ठीक है। अब यही फार्मूले से, इसी फार्मूले से अगर हमें वर्क फाइंड करना हो इन द टर्म्स ऑफ पावर, तो W इज इक्वल टू P इंटू T। तो यहां से बोलिए, वर्क की आपने जो यूनिट पढ़ी है, जूल पढ़ी है आपने, अर्ग पढ़ी है, लेकिन अगर मान लो वहां पे ऑप्शन में दिया जाए कई सारी यूनिट लिखी हो, सपोज दैट जूल लिखा है, अर्ग लिखा है, वॉट सेकंड लिखा है, और बोला जाए न्यूटन मीटर सेकंड बोल दिया गया है, इनमें से कौन है जो पावर की यूनिट नहीं है? कौन सी है पावर की जो यूनिट नहीं है? ये, हाँ ये तो नहीं है, लेकिन बहुत लोग इसको भी टिक कर देंगे कि पढ़ा नहीं है ना? देखिए यही, इसीलिए हम यहां से बना देते हैं, वर्क इज इक्वल टू P इंटू टी, पावर इंटू टाइम। यहां से यूनिट क्या होगी वर्क की? वॉट और सेकेंड। तो वॉट सेकेंड भी वर्क की यूनिट होगी, ये भी ध्यान रखना। एक ये आपकी हो गई वर्क की अलग से यूनिट हो गई, इसका फार्मूला भी अलग हो गया। यहां से जूल और सेकेंड बन गया। दूसरी यूनिट जो आप बहुत पढ़ते हो पावर की, वो है वॉट है। अब यहां पे कुछ है जो व्यवसायिक मात्रक होते हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट होती है, कुछ मालूम है? इंडस्ट्रियल यूनिट ऑफ पावर,
हेलो हेलो। हाँ बाबू, हम तो कोचिंग में है। हाँ आ जाएंगे 5:15 5:30 तक। हाँ 5:15 से 5:30 तक। अच्छा ठीक है ठीक है। ठीक ठीक ओके ठीक। हाँ इंडस्ट्रियल यूनिट आप पावर की क्या होंगी आपको पता है? इंडस्ट्रियल यूनिट बोलिए पावर की। आपने पढ़ा है थोड़ा बड़ी यूनिट जो होती है, जैसे आपने पढ़ा है अश्व शक्ति, पढ़ा है? ये भी तो पावर की यूनिट होती है। हॉर्स पावर जिसको बोलते हैं एचपी। हाँ, वन अश्व शक्ति 1 हॉर्स पावर में कितने वाट? 746 वाट होते हैं। ठीक है। दूसरी है, अगर हम बात करें किलोवाट भी होता है, थोड़ी बड़ी यूनिट है। 1 किलोवाट में कितना वाट होगा? 1000 मीन्स 10⁻³ वाट। इससे बड़ी यूनिट मेगावाट होती है। मेगावाट कितना होगा? 1 मेगावाट बोलो। 10⁻6 वाट। ये इंडस्ट्रियल यूनिट है पावर की। नोट कर लीजिए। पावर कैसी क्वांटिटी है? स्केलर या वेक्टर? स्केलर। वर्क अपॉन टाइम, वर्क इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी। तो पावर क्या होगी? ये भी अदिश राशि होगी। मिटाया जाए? यहां पे देखिएगा, अगर हम इंस्टेंटेनियस टाइम की बात करें तो आपको मालूम है जिसको बोलते हैं त्वरित समय में या फिर क्षणिक समय में, जो भी आप बोलना चाहो। त्वरित समय में पावर क्या होगा? P इज इक्वल टू dW अपॉन dt। आपको मालूम है W इक्वल टू वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ds। हेंस पावर P इज इक्वल टू d अपॉन dt और W के प्लेस पे F इंटू ds। F को आप बाहर कर लीजिए, क्या बनेगा? यहां पे ds है। ऐसा करिए, यहां पे डिफरेंशिएटिव वैल्यू हमने पहले से ले रखा है, तो यहां पे ओनली करेंगे F इंटू एस। तो एस डी के साथ आप मिक्स कर दोगे तो आप बन जाएगा ds बाई dt। अब ये हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है? वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, वो एक्सेलरेशन होगा। तो ये हो गया वेलोसिटी। अब यहां पे पावर आपको मालूम है स्केलर क्वांटिटी है, तो जैसे आपने पढ़ा था W इक्वल टू एफ इंटू एस, तो वहां बना था एफ एस कॉस थीटा। वैसे ये भी आपका बन जाएगा। अगर मान लीजिए कि जो पावर है फोर्स और वेलोसिटी में थीटा एंगल बन रहा हो, तो यहां पे पी वी कॉस थीटा बनेगा। अगर फोर्स वेलोसिटी की डायरेक्शन में लगा है, यानी जिस तरफ बॉडी मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा हुआ है, तो थीटा क्या होगा? 0 डिग्री।
तो यहाँ 0 पुट करोगे तो फार्मूला होगा F इंटू वी। तो एक ये भी फार्मूला आप ध्यान रखिएगा, इफ F इन डायरेक्शन ऑफ V, अगर फोर्स चाल की दिशा में लगा हो तो थीटा कितना होगा 0 डिग्री, देन P इज इक्वल टू होगा F इंटू वी हो जाएगा। और अगर कोई पर्टिकुलर एंगल है फोर्स और वेलोसिटी के डायरेक्शन में बोला जाए 30, 45, 60 कोई भी एंगल बोला जाएगा, देन यहाँ पे एफ वी कॉस थीटा आपको यूज करना है। यहां से बोलिए अनदर यूनिट क्या होगी, पावर की दूसरी यूनिट क्या बनेगी, फोर्स की यूनिट न्यूटन और वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। तो ये भी एक पावर की यूनिट हो गई। यूनिट भी आप अच्छे से पढ़ते रहिए, नहीं तो एग्जाम में यूनिट में ही फंस जाओगी। इसी को सीजीएस में अगर बोला जाए, ये तो हो गई एसआई में, सीजीएस में अगर हम बात करें तो न्यूटन का क्या होता है डाइन और मीटर का पर सेकेंड, ये हो गया सीजीएस में, तो इसको ध्यान रखना। इसके बाद दूसरा फार्मूला यहां से आप बना सकते हो। अगर v इक्वल टू हम यहां पे रखेंगे ds बाई डी टी था पहले, t को ट्रांसफर कर लेंगे इधर, तो t dt इक्वल टू f इंटू डी एस, वहां से इंटीग्रेशन फॉर्म बनेगा, उसकी अभी हमें यूज नहीं है, इसको नोट कर लीजिए। और एक न्यूमेरिकल करते हैं क्वेश्चन, बेसिक सा क्वेश्चन। नोट हो गया, बोला जाए। चलिए एक बेसिक सा क्वेश्चन, उसके बाद थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन, और फिर उसके बाद और हाई लेवल का क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन करेंगे, नहीं फिर तीसरा वाला भी बहुत हाई लेवल हो जाएगा। तो 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। पहला बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन जो आप बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। पहला क्वेश्चन आपसे बोला गया है, अ पर्सन ऑफ मास 40 केजी, एक पर्सन एक व्यक्ति है जिसका मास 40 केजी है और 40 केजी वेट के साथ, अब यहां पे क्वेश्चन ध्यान देना, एक लॉजिक बन गया, 40 केजी वेट, तो 40 केजी क्या है, ये मास है, और इसको वेट के साथ कन्वर्ट करोगे तो जी भी आपको साथ में लाना पड़ेगा। 2 मीटर हाइट की सीढ़ी है, उस पर 4 सेकंड में चढ़ता है व्यक्ति। 2 मीटर ऊंची सीढ़ी पर 4 सेकंड में 40 किलोग्राम का जो आदमी है वो चढ़ता है, तो उस पर्सन की बोली गई ये पावर क्या होगी। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। मास कितना है 40, कितनी हाइट है, हाइट कितनी है 2 मीटर, कितना टाइम लगता है 4 सेकंड लगा। यहां पे एनर्जी का भी फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, और अभी एनर्जी आपने पढ़ा नहीं है, चलो फिर भी हम लोग यूज करेंगे। क्वेश्चन है, इफ मास ऑफ पर्सन, व्यक्ति का मास कितना है 40 केजी, ये हो गया एम हो गया। दूसरा क्या बोला गया, हाइट ऑफ, अब उसमें कौन सी सीढ़ी है पता नहीं, लैडर हो, चलो लैडर लिख देते हैं, हम तो स्टेयर्स लिखने वाले थे।
हाइट ऑफ लैडर कितना है? 4 मीटर। 2 मीटर था, ठीक है, 2 मीटर ले लो। कितने सेकंड में ये चल रहा है? टाइम टेकन कितना है? t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। देन पावर ऑफ पर्सन, उस पर्सन में कितनी पावर है? क्वेश्चन मार्क। आपको मालूम है P इज इक्वल टू कितना? W अपॉन टी। जब कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल या ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करता है, अब यहां पे सीढ़ी पर चढ़ेगा तो ग्रेविटेशन के अगेंस्ट में वर्क करेगा ना, तो ग्रेविटेशनल एनर्जी कितनी होती है, जिसको गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं, mgh। इतनी एनर्जी उसको चाहिए चढ़ने के लिए, तो W इक्वल टू mgh। टाइम कितना? क्वेश्चन यहां से इजी हो गया। m कितना है? g 10 फुट का लेते हैं और हाइट हो गई अपॉन, इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आया? 4 10 जा 40 हो गया। कितना आ गया भैया? 200 वाट उस पर्सन की पावर होगी। नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन भाई ये जेई का क्वेश्चन है, और थर्ड क्वेश्चन तो अभी पूछा ही नहीं गया कहीं पे, लेकिन है स्टैंडर्ड लेवल का। तुम पीछे कहां गायब थे 2 दिन से? पैर? ओ निकल गया, अभी लगा है? ओ चोट लगी है, चलिए कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। बोला गया है अ पार्टिकल इज इन द रेस्ट पोजीशन। एक पार्टिकल किसमें है? हाँ, विरामावस्था में है। एक पिंड विरामावस्था में है, और बोला गया है कांस्टेंट एक्सीलरेशन से 1 डायमेंशनल मोशन में है, एक विमीय गति में है अचर त्वरण से। मीन्स उसका एक्सीलरेशन क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। एक्सीलरेशन घटेगा बढ़ेगा नहीं, और उसका मोशन भी कैसा है? 1D है, 1 डायरेक्शनल है। तो बोला गया है एट स्मॉल टी टाइम जो पावर होगी वो किसके प्रोपोर्शनल होगी? आंसर है t टू पावर हाफ t और t टू पावर 3/2 t स्क्वायर। ये 4 ऑप्शन है। तो बोला गया है कि जो पावर होगी वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, ऐसा बोला गया। क्वेश्चन आपके माइंड में सेट हो गया होगा, नहीं है तो एक बार फिर से देख लो। पार्टिकल किस पोजीशन में था? रेस्ट में था। अब रेस्ट में है तो इसमें कौन सी खास बात आएगी? इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। कांस्टेंट क्या था इसमें? एक्सेलरेशन। बस इतना ही बोला गया। एट कांस्टेंट एक्सेलरेशन पर बोला गया 1 डायमेंशनल मोशन में है, तो पावर किसके प्रोपोर्शनल होगी, ये बोला गया है। क्या बोला था? अ पार्टिकल इज इन रेस्ट इन पोजीशन। अब पार्टिकल कहां पे है? रेस्ट में है। देन इनिशियल वेलोसिटी 0 एट कांस्टेंट एक्सीलरेशन मीन्स नियत त्वरण से वो चल रहा है। एट कांस्टेंट एक्सेलरेशन इन 1D मोशन है।
देन पी प्रोपोर्शनल क्या होगा, किसके प्रोपोर्शनल होगा? तो यहां पे आपको मालूम है जो बोला गया है, पार्टिकल इनिशियली रेस्ट में था, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, प्रारंभिक वेग 0, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन बदलेगा नहीं, वन डायमेंशनल है। तो यहां पे इक्वेशन आप मोशन यूज कर दीजिए, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v इज इक्वल टू क्या मिलेगा, u 0 हो गया, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, a इंटू टी। अब हमें बात करनी है पावर की, क्योंकि और कुछ चीजें है नहीं इसमें। पावर p इज इक्वल टू आपको मालूम है कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाए, तो आपको मालूम है यहां वेलोसिटी की कंडीशन है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे f इंटू वी। ठीक है, वन डायमेंशनल बोला है इसलिए यहां पे एफ वी होगा, एफ वी कॉस थीटा नहीं, अगर थीटा आएगा तो वहां पे डायरेक्शन चेंज होगी। एफ इज इक्वल टू क्या होता है अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के सेकंड लॉ से, एम ए इंटू वी हो गया। तो यहां पे v इज इक्वल टू कितना है बाई फर्स्ट इक्वेशन से v इज इक्वल टू, तो ये आया है बाई इक्वेशन फर्स्ट, कितना होगा एम ए स्क्वायर टी। अब इसमें सारी कंडीशन आ गई, कांस्टेंट है, मास तो आप जानते हो कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी होती है, तो जो पावर है वो किसके प्रोपोर्शनल है, तो पावर इसमें टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, ये नीट 2017 का क्वेश्चन है। अच्छा एक चीज आप देखिए, जो क्वेश्चन नीट के हों या जेई के हों, उसमें मोस्टली क्या पूछता है, न्यूमेरिकल नहीं देगा आपको, ना कोई फार्मूला पूछेगा। क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है जिसमें कोई वैल्यू नहीं है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट देगा वैसे आपको क्वेश्चन निकालना है। आजकल ऐसे क्वेश्चन का ट्रेंड चल रहा है। नोट हो गया, समझ पाए हो? हाँ, इसमें कोई लैंग्वेज की समस्या हो तो बता देना भाई, ठीक। वैसे पढ़ते पढ़ते आप इंग्लिश मीडियम के बन जाओगे, हैं? हिंदी भूल जाओगे फिर, है ना सुहानी गुप्ता, तुम तो हिंदी मीडियम से पढ़े हो। चलो देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बोला जाए, बोला गया इसमें भी थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसा ही है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन स्टैंडर्ड लेवल का बढ़ गया है भाई, थोड़ा सा खतरे वाला क्वेश्चन है। अभी नोट कर रहे हो क्या, जल्दी कर लो। हेलो नमस्कार, नहीं रैली में यार, हम तो आएंगे देर में, थोड़ा 7:30 बजे तक आएंगे, 6:30 ले आएंगे। हाँ कहाँ मिलेगा, घंटा घर। अच्छा मॉडल नंबर भेज दे कुछ, Realme C2। चलो हम जब जाएंगे तो फोन करेंगे है वहां पे, ठीक ठीक। हाँ क्वेश्चन सुनिए भाई, बोला गया है, चलो हिंदी में सुनो पूरा क्वेश्चन, एक शुद्ध हिंदी में सुनो। एक पिंड अचर शक्ति के स्रोत के प्रभाव में एक ही दिशा में गतिमान है। एक पिंड है अचर शक्ति, अचर शक्ति मतलब कांस्टेंट पावर है, उसकी पावर कांस्टेंट है। तो पार्टिकल कांस्टेंट पावर से एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी कि वन डायरेक्शनल मोशन है, 1D में है। तो बोला गया यहां पर भी बोला है इसका जो टी टाइम होगा वो डिस्प्लेसमेंट, क्या कह रहा है, टी समय में विस्थापन अनुक्रमानुपाती है। किसके अनुक्रमानुपाती होगा ये पूछा गया।
यानी जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो टाइम के साथ कैसे रिलेट करेगा। ऑप्शन है टी टू पावर 1/2, ऑप्शन वही पूरे जो पहले क्वेश्चन में ऑप्शन थे, टी टू पावर 1/2 टी, और टी टू पावर 3/2 और टी स्क्वायर। हाँ, डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ बताना है कैसे रिलेशन होगा। कुछ लोग शुरू हो गए, शायद कर लेंगे। हो रहा है किसी का? नहीं, तुम लोग नहीं कर रहे हो, इधर पेन चल रहे हैं भाई। अरे यार, हाँ क्वेश्चन ध्यान देना, भूल गए क्या पूछा था। एक पार्टिकल एक कांस्टेंट फोर्स पावर के साथ में एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ कैसे रिलेट करेगा। टी स्क्वायर, मतलब आपने बोला कि एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। चलिए देखते हैं। एफ इज इक्वल टू फोर्स की बात तो कुछ क्वेश्चन में बोला नहीं था कि फोर्स बोला था, भूल ही जाते हैं। सॉरी, पावर बोला है, पावर है, फोर्स नहीं है। पावर के बीच में नहीं है, तो हमको भी फिर से भुलाओगे क्या। बोला गया है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ कैसे रिलेशन में है। तो आपको मालूम है एफ इक्वल टू एम ए होता है, आपने जो रूल पढ़े उन्हीं से करते हैं टोटल। एक्सीलरेशन ए इक्वल टू मालूम है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन, आपको पावर मालूम है पी इक्वल टू एफ इंटू वी होता है। अब यहां पे हमें लेके चलना है, इसको डिस्प्लेसमेंट तक चलना है, तो यहां एफ की वैल्यू पुट कर दो एम डीवी अपॉन डी टी इंटू में वी हो गया। एम को इधर ले आइए तो पी बाई एम हो जाएगा, बचेगा यहां पे वी डीवी बाई डी। अब आपको बोला गया पी कैसी क्वांटिटी थी क्वेश्चन में, कांस्टेंट बोला गया था। एम तो कंजर्वेटिव है, वो तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, मींस वी डीवी बाई डी क्या हो गया, टोटल कांस्टेंट हो गया। इसको हम लिख लेते हैं कांस्टेंट के, कुछ भी लिख सकते हो आप। यहां से वी डीवी इज इक्वल टू डी टी ट्रांसफर करिए, के डी टी हो गया। अब सपोज दैट पार्टिकल इनिशियली ये चला था 0 से, मींस पावर कांस्टेंट बोला था क्वेश्चन में, तो कांस्टेंट हो गया। मास तो कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी पहले से मालूम है, तो पूरा कांस्टेंट हो गया, इसको हमने कैलकुलेट कर दिया। तो वी डीवी, मान लीजिए पार्टिकल इनिशियली 0 से चलना स्टार्ट किया था और फाइनल वेलोसिटी v तक गया था, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, और यहां पे इंटीग्रेशन होगा टाइम के रिस्पेक्ट में। तो अगर 0 से गया था तो टाइम भी इसको इनिशियली 0 लगा होगा, और जब v वेलोसिटी हो गई तो टाइम भी इसका t हो गया होगा। इंटीग्रेशन v का इंटीग्रेशन करना, v के रिस्पेक्ट में क्या होगा, लिमिट अप्लाई कर दीजिए 0 टू v, यहां पे t के रिस्पेक्ट में करना इंटीग्रेशन, k हमारा कांस्टेंट हो गया, बाहर निकाल लीजिए, 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में, लिमिट अप्लाई कर दीजिए। तो यहां बाई 2 बाहर कर लेंगे, और पहले अपर लिमिट v स्क्वायर, फिर लोअर लिमिट 0, ये रहेगा। यहां पे k और अपर लिमिट रखो t हो गया, तो v स्क्वायर इक्वल टू 2kt, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2kt हो गया। अब वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। आपको मालूम है
v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी होता है, क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट को लाना है इसमें। इज इक्वल टू हो गया रूट, ये 2k हमने बाहर कर लिया और t को कर दिया t टू पावर हाफ, रूट का मतलब पावर 1/2 होता है। अभी ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, हमें तो s की वैल्यू बतानी है, तो ds इक्वल टू कितना होगा, dt को ट्रांसफर कर दीजिए, ये हो गया dt, अगेन इंटीग्रेशन, इसका फिर से इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, तो ds 1 का इंटीग्रेशन s के रिस्पेक्ट में s हो जाएगा, ये रूट 2k कांस्टेंट है, और k की पावर हाफ का इंटीग्रेशन कितना होगा, t की पावर हाफ का 3/2 अपॉन में 3/2। तो भैया देखो ये रूट 2k और 3/2 ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो s प्रोपोर्शनल टू, कांस्टेंट हटाओगी तो प्रोपोर्शनल आएगा, क्या बचेगा, तो भैया डिस्प्लेसमेंट t टू पावर 3/2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये इसमें ऑप्शन आया है, थर्ड ऑप्शन सही है पूरा। देखिए f इक्वल टू एम ए होता है, एक्सीलरेशन a इक्वल टू डी वी बाई डी टी हो गया, पावर का फॉर्मूला मालूम है, p इक्वल टू एफ इंटू वी, एफ की वैल्यू ये उठा करके हमने यहां रख दिया, इंटू वी हो गया, m को ट्रांसफर कर दिया, अपॉन में आ गया, बचा v डी वी बाई डी टी हो गया। p क्वेश्चन में बोला गया था कांस्टेंट, यहां लिख देना ब्रैकेट में, p क्या है, कांस्टेंट है, ताकि आपको मालूम है कि यहां पे क्यों कांस्टेंट कर दिया है। तो ये पूरा टोटल हो गया कांस्टेंट, तो v dv बाई डी टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, हमने k लेट कर लिया इसको, तो v dv इक्वल टू डी टी हो गया, इधर ट्रांसफर कर दिया, इंटीग्रेशन करोगे स्टेप लिख करके, तो हो गया v का v स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगा देंगे और t का 1 का हो जाएगा t, लिमिट लगाओगे, पहले अपर लिमिट रखते v के प्लेस पे, तो v स्क्वायर, और फिर माइनस करके लोअर लिमिट लगाओगे, 0 हो जाएगा, तो उसको नहीं लिखा, यहां पर भी t के प्लेस से पहले रखोगे अपर लिमिट, t हो गया, लोअर में 0 है, 2 को ट्रांसफर कर देंगे, v स्क्वायर इक्वल टू हो गया 2kt, तो v इक्वल टू रूट 2kt, v इक्वल टू ds अपॉन dt होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, तो ds इक्वल टू हो जाएगा dt को ट्रांसफर कर दिया, इंटीग्रेशन कर दो, तो 1 का s के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन s हो जाएगा, और रूट 2 के कांस्टेंट है, t पावर हाफ का इंटीग्रेशन, एक पावर इसमें ऐड होगी, तो 1/2 में 1 ऐड करोगे 3/2 हो जाएगा, और 3/2 जो पावर बनेगी फिर से डिवाइड भी करते हैं, तो इंटीग्रेशन हो गया, ये हमारी पूरी वैल्यू कांस्टेंट हो गई, कांस्टेंट को हटाओगे तो प्रोपोर्शनल साइन आएगा, t टू पावर 3/2 हो गया, नोट कर लीजिए। इंटीग्रेट करेंगे तभी हमें v की वैल्यू मिलेगी और यहाँ s की वैल्यू मिलेगी, नहीं करोगे तो आपका चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में रहेगा, हमें तो डिस्प्लेसमेंट s के साथ बताना था रिलेशन, अगर ds के साथ निकालोगे तब तो यहीं से आ जाएगा, क्या मतलब उसका, लेकिन हमें वो बताना नहीं, s का t के साथ पूछा गया था। फिलहाल एक क्वेश्चन अभी कहीं नहीं पूछा गया है, हो सकता है इन फ्यूचर आपके एग्जाम में आपको मिल जाए। तो आपने ये सारे क्वेश्चन देखा, ये सारे कॉन्सेप्चुअल है, इसमें वैल्यू कुछ नहीं है कि नंबर है रख दीजिए फार्मूले में, सॉल्व कर लीजिए, मल्टीप्लाई डिवाइड आंसर आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अच्छा एक ये भी देखना, हो सकता है ये जो फार्मूले बने, एक तरह से जो फार्मूला बना है ये कॉन्सेप्ट है, इस पर आपका मैथमेटिकल क्वेश्चन आ सकता है नंबर दे करके, तो वो भी सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ऐसे ही इतना सारा नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट रखिए वहां पे। चलिए अब हम बात करते हैं, वर्क हो गया, अब चलते हैं, सॉरी पावर हो गई, एनर्जी पे, नोट करिए फटाक से इसको।
अब आप सोचो कोई 11th क्लास में हो और वो सोचे कि इसको तैयार करके हमारा 11th में बेनिफिट होगा, कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा अच्छे से, तो अच्छी बात है, लेकिन ये क्वेश्चन आपके 11th क्लास में नहीं आएंगे, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आते हैं, तो इसको ध्यान रखना। हो गया, जल्दी करिए। डाल लीजिए एनर्जी, ऊर्जा। कोई बोले एनर्जी क्या होती है, ऊर्जा किसे कहते हैं? हाँ, पावर को एनर्जी कहते हैं। ये तो तुम फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिए। हाँ, कैपेसिटी बोलेंगे, कैपेसिटी ऑफ वर्क डन बाय एनी ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। वस्तु द्वारा क्या है, कार्य करने की क्षमता, क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इंग्लिश में लिख लोगे ना, कह दो, लिखो। द कैपेसिटी ऑफ वर्क डन बाय एनी ऑब्जेक्ट। हो गया, चलिए बताइए यूनिट क्या होगी, मात्रक क्या होगा ऊर्जा का? जूल होगा या फिर अर्ग होगा? 1 अर्ग इक्वल टू कितना जूल? पीछे हमने लिखाया था 1 जूल इक्वल टू 10 टू पावर 7 अर्ग, तो इसका यहां उल्टा लिख दिया ताकि आपको दोनों यहां पे याद रहे। हाँ, क्योंकि यहाँ पे छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू के टर्म्स में लिखा है तो पावर माइनस में हो जाएगी, और बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू में लिखोगे तो पावर प्लस में रहेगी। दूसरा है, इसके कुछ जो अन्य मात्रक हैं जिनको इंडस्ट्रियल यूनिट बोलेंगे, जैसे किलो जूल इन्होंने बोला है, किलो जूल कितना होगा? 10 टू पावर 3 जूल। बताइए 1 कैलोरी में कितने जूल? 4.18, या कहीं कहीं पे 4.2 यूज करते हैं, एक ही चीजें हैं दोनों, तो याद रखना 1 कैलोरी में इतना जूल होगा, और किलो कैलोरी अगर हो जाएगा तो इसी में 10 टू पावर 3 लग जाएगा। तीसरा है, अगर मान लीजिए हम थोड़ा बड़ी यूनिट की बात करें, 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट घंटा पड़ा होगा, ये इलेक्ट्रिसिटी में यूज होती है, जिसको आप यूनिट बोलते हो कि घर में कितने यूनिट बिजली खर्च हुई है, जो नंबर आप यूनिट निकालते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, वही है 1 किलोवाट आवर। मीन्स अगर आप घर में 1 यूनिट बिजली खर्च करते हो, मीन्स आपने कितने जूल एनर्जी को खर्च किया है? तो 3.6 10 टू पावर 6 जूल। याद रखना 1 यूनिट में इतना जूल एनर्जी होगी, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं पे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की बात आ जाए, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की बात आती है, तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में आपको पता है बहुत छोटी एनर्जी यूज होती है, जैसे आपके मोबाइल के जो सर्किट है उसमें बहुत छोटी एनर्जी यूज होती है, तो वहां पे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी जूल एनर्जी होगी? 1.6 10 टू पावर माइनस 19 जूल। अच्छा, एक ये भी देखना, कहीं कहीं पे आपको मिला होगा, जो 12th पास कर चुके होंगे उनको मिला होगा 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट।
परमाणु द्रव्यमान मात्रक, शॉर्टकट में एएमयू बोलते हैं। जिसको ना मालूम हो पूरा नाम लिख लेना, एटॉमिक मास यूनिट, हिंदी में परमाणु द्रव्यमान मात्रक। एक एएमयू में होते हैं 1.66 10 टू पावर -27 किलोग्राम मास होता है। और अगर मान लीजिए मास को डायरेक्ट एनर्जी में कन्वर्ट करना हो, आपने पढ़ा होगा आइंस्टीन द्रव्यमान इक्विवेलेंस इक्वेशन, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध पढ़ा है, E=mc²। मीन्स हम मास को डायरेक्ट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कैसे 1 AMU में इतने किलोग्राम मास होता है, तो एनर्जी कितनी होगी 931 क्या मेगावाट या मेगा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ध्यान रखना, अगर आपसे बोला जाए किसी एग्जाम में मास दे दिया जाए, बोला जाए व्हाट इज द एनर्जी ऑफ दैट पार्टिकल, उस पार्टिकल की एनर्जी कितनी होगी, तो बस मास को 931 से मल्टीप्लाई कर देना है अकॉर्डिंग टू E=mc² से। तो जैसे मल्टीप्लाई करोगे टोटल मास क्या होगा, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। याद रखना इतने किलोग्राम मास में इतने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है। अब आप देखिए ये मास बहुत कम है, बहुत कम है ना, एक सुई से भी कम मास है इसका, और उतने कम मास में इतनी एनर्जी होती है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बहुत ज्यादा एनर्जी है। इसीलिए तो आपने पढ़ा होगा कि अगर लाइट की स्पीड से एक सुई धरती पर गिर जाए तो एटम बम की तरह विस्फोट होगा, और ये तो उससे भी कम मास है। तो इसको याद रखिए, ये सारी की सारी यूनिट एनर्जी की हैं। अब बताइए यहां पर एनर्जी के बेस पर मेन आपने जो एनर्जी पढ़ा होगा मैकेनिकल एनर्जी पढ़ा है, यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है बोलो, मैकेनिकल एनर्जी की बात करेंगे। ये दो टाइप की होंगी, एक होती है गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, और दूसरी होती है स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी भी कई टाइप की होती है, जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, और प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जैसे स्प्रिंग में होती है। और जैसे मान लो देखा होगा धनुष बाण वाले में अगर किसी ने धनुष खींच के रखा है तो कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल, क्योंकि उसने खींच लिया है, अब उसमें एनर्जी भर गई, जैसे छूटेगा वैसे ही काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे खिलौने आते चाबी वाले, चाबी भर दिया एनर्जी भर गई। तो याद रखना कोई भी बॉडी जिसमें एनर्जी होगी वही वर्क कर पाएगा, और जिसमें एनर्जी नहीं होगी वो बॉडी वर्क नहीं कर पाएगी। आपकी बॉडी में एनर्जी है तो आप वर्क कर पा रहे हो, एनर्जी जीरो देन वर्क डन जीरो। तो यहां पे देखिएगा, इसको मिटा रहे हैं ऊपर, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे। काइनेटिक एनर्जी कब होगी, किसी भी मूविंग पार्टिकल में उसकी वेलोसिटी के कारण जो एनर्जी होगी वही उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। एनर्जी ड्यू टू
ड्यू टू मोशन, गति के कारण पाई जाने वाली ऊर्जा। तो किसी बॉडी में उसकी गति के कारण पाई जाने वाली एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। वस्तु की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा क्या होगी? गतिज ऊर्जा होगी। मान लीजिए कि किसी भी बॉडी में, किसी बॉडी का मास m है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m तथा वह v वेग से गतिमान है, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? अब इंग्लिश में लिखना, k इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। अब कुछ लोग कहेंगे सर बताइए ये कहां से आया? जानना है तो आप लगा दो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। बता दे क्या? कर लोगे? उसी से आएगा। ये हो गया। आगे देखिएगा, संवेग के पदों में गतिज ऊर्जा। अच्छा यहां पे देखना, मास कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी है, तो काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होगी? v स्क्वायर की। ठीक है, मींस जिस पार्टिकल की वेलोसिटी जितनी ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा। तो आप यहां कह सकते हो कि वेलोसिटी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। अब यहां पे आपको मालूम है काइनेटिक एनर्जी को हम कन्वर्ट कर रहे हैं इन द टर्म्स ऑफ मोमेंटम, संवेग के पदों में गतिज ऊर्जा। तो यहां पे हम क्या करते हैं, m से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा m स्क्वायर, और m से कर देंगे डिवाइड। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? ये हो गया, ये 2 को इधर ट्रांसफर कर लो तो हो गया 2k। ये हो गया mv का होल स्क्वायर और अपॉन में m हो गया। आप ये m को इधर ले आओ, मल्टीप्लाई में हो गया ना, और यहां पे mv इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो बताइए, p इज इक्वल टू √2km हो गया। अब यहां पे बताइएगा, अगर हम मास की बात करें या फिर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो यहां देखिए p स्क्वायर इक्वल टू 2km बनेगा, है ना, रूट हटाएंगे स्क्वायर लग जाएगा। तो यहां पे आपको मिलेगा k इज इक्वल टू कितना होगा? p स्क्वायर बाई 2m होगा। चाहे ये याद रखिए चाहे इसको याद रखिए। यहां पे देखिए, अगर मान लो किसी भी बॉडी का, किसी बॉडी की अगर मान लो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा ना क्वेश्चन, थ्योरेटिकल कैसे आएगा कि यदि किसी भी वस्तु की गतिज ऊर्जा समान है, नियत है, तो किस वस्तु की गतिज ऊर्जा अधिक होगी? सॉरी, गतिज ऊर्जा समान बोला था। अगर मान लो किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा समान है, दो वस्तुओं की काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो उनमें किस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम ज्यादा होगा? तो यहां से देखिए m डिवाइड में इधर ले आएंगे, किसमें होगा? मल्टीप्लाई में। तो यहां से आपको क्या मिलेगा? p, यहां से देख लो, p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? √m के। ठीक है, और दूसरी चीज है, अगर हम वेलोसिटी के टर्म्स में लिखें तो उसके लिए भी कंडीशन बना लोगे, यहां से बना लो। T और M में हमने लिख लिया। अगर मान लो K और M में लिखना हो तो K इनवर्सली प्रोपोर्शनल M होगा, यानी जो बॉडी हल्की होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी ऐसा होगा।
रूल के अकॉर्डिंग। सिंपल सा है, जिसका मास कम होगा उसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, लेकिन कब? जब आप मास और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन लिखोगे तो वहां पे मोमेंटम सेम होने चाहिए। और ये पीछे भी बताया था, अगर दो वस्तुओं के संवेग बराबर हो तो हल्की वस्तु की स्पीड ज्यादा होगी, यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। तो वही चीज यहां पे मिल रहा है, नोट कर लीजिए जल्दी से। मिटा दिया जाए? चलिए एक क्वेश्चन लिखिए। 1500 किलोग्राम मास की एक कार है, द्रव्यमान की एक कार है, और 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूविंग मोशन में है, मूव कर रही है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? गतिज ऊर्जा कितनी होगी? मास कितना बोला है? 1500, स्पीड कितनी है? 72 किलोमीटर पर आवर। देन व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार? तो कार की गतिज ऊर्जा क्या होगी? इफ मास ऑफ कार कितना है? 1500 केजी एंड वेलोसिटी ऑफ कार कितना? 72 किलोमीटर पर आवर। तो पूछा गया देन काइनेटिक एनर्जी क्वेश्चन मार्क। इजी है क्वेश्चन। हाँ, हाफ एम वी स्क्वायर फार्मूला होता है